नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटना शुरू हुई थी। उसके बाद वो घटना इतनी खतरनाक तरीके से फैली कि आज पूरा परिवार कितने सालों तक उस घटना से जूझता रहा है। आइए जी की जुबानी जानते हैं कि किसके साथ ऐसी घटना घट गई भाई कि जिसका ऐसा इंट्रोडक्शन मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ना, काफ़ी साल पहले से घटने स्टार्ट हुई थी और अभी फाइनली जाके 8-9 साल से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। काफ़ी साल से लेके इतने साल तक वो लोग उस चीज़ से जूझते रहे। वो इतनी खौफनाक शैतानी शक्ति थी जो कुछ भी हो जाए उनके शरीर से निकलना नहीं चाह रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों को मनोज जी के बारे में जानना चाहिए। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कब उनके साथ ये घटना घटी। मनोज जी जयपुर के एक कॉलोनी में अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। शुरू से बचपन से ही ये उसी कॉलोनी में रहा करते थे। इनका अच्छा खासा बड़ा घर था और जो ये काम करते थे ना, पेशे से एक फोटोग्राफर थे। मतलब कि अपना जो भी शादी वादी में जाना है या कोई भी फोटोग्राफी करना है तो लोग इनके पास आया करते थे और ये जाते थे और उनका काम ही ये रहा करता था। मोस्टली ये शाम के 7-8 बजे तक आ ही जाया करते थे, लेकिन नाइट वाला अगर फोटोग्राफी का रहेगा तो नाइट वाइट में भी काम किया करते थे। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मस्त एकदम सही सही चल रहा था। इनके माता पिता भी सब खुश थे। इनकी बहन की शादी भी कुछ साल में हो जाती है। उसके बाद अभी ये भी तो बड़े हो ही चुके थे, तो इनके माता पिता डिसाइड करते हैं कि हम इनकी भी शादी करवा देंगे। इनकी भी शादी करवा दी जाती है एक अच्छी सी लड़की देख के। लेकिन इनके मोहल्ले का क्या था ना, इनके मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। इतने अच्छे थे कि मतलब किसी घर पे कोई नॉर्मल सा पूजा पाठी क्यों ना हो, नॉर्मल से शादी ही क्यों ना हो, सब लोग एकजुट होके एक साथ मिलजुल के काम किया करते थे और एकदम अच्छे सेलिब्रेट किया करते थे। मतलब मिलनसार टाइप के लोग होते ना, वैसे टाइप के लोग इनके कॉलोनी वाले थे। तो इनकी शादी में भी सब लोग मिलजुल के अच्छे से खुश होके सेलिब्रेट करते हुए पूरा काम अपने घर जैसा काम समझ के कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन उनमें से जो एक लड़की थी, उनके ही मोहल्ले की थी, वो हर इंसान के घर पे कुछ ना कुछ पड़ता था फंक्शन, तो खुश रहती थी, शादी में भी खुश रहती थी। लेकिन इनके घर की और मनोज जी की शादी में खुश नहीं थी। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो लगभग उनके उम्र की ही थी। समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों मुंह बनाए बनाए घूमती है। मतलब मेरे माता पिता को लगेगा कि ये मेरी शादी में खुश नहीं है, सबके घर यहाँ खुश रहती है, आई क्यों इसको खुश नहीं रहना। तो ऐसे सोचते हैं मन में, बोलते छोड़ो यार, मुझे क्या करने का है। वो नहीं है खुश, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। वो ऐसा ही होता है, सब कुछ सेलिब्रेशन होता है, अच्छे शादी वादी की तैयारी होती है, शादी होती है, अच्छी खासी शादी निकल जाती है। इनकी जो माता जी थी ना मनोज जी की, वो अपने बहू और बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों को अपने पलकों पे बैठा के रखती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी। जो बहू आई थी वो भी बहुत अच्छी थी नेचर में, अपने सास ससुर को, अपने पति को बहुत अच्छे से देखभाल करती, सबका अच्छा खासा रखती थी सबको। लेकिन इनकी शादी को अभी टाइम हो जाता है, लगभग कुछ महीनों का टाइम हो जाता है, तभी अचानक से जो इनकी सास थी ना, वो अजीबोगरीब रिएक्ट करने लगती है। मतलब कि जो मनोज जी की पत्नी थी, उनसे वो चिढ़ने लगती है अचानक से। किसी को समझ में नहीं आता कि अभी तक सब कुछ ठीक था, अभी भी ऐसा चिढ़ना क्यों स्टार्ट कर दी मनोज जी की पत्नी। लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, सोचती कोई बात नहीं, उनकी उम्र है, चिढ़ती भी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, जाने दो। वो इग्नोर करती थी। लेकिन बात बात पे कुछ भी आके मनोज जी की पत्नी को सुना दिया करती थी, कुछ भी आके बोल दिया करती थी। जैसा कि अचानक से नॉर्मली हंस रही अचानक से आकर चिल्ला देगी। ये समझ नहीं पाती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें भी इग्नोर ही कर रही थी, बिल्कुल भी माइंड नहीं करती थी। मनोज जी की पत्नी अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन एक दिन रात में वो सो रही थी, तभी अचानक से उनकी सास उनके पास आती है और उनका गला दबाने लगती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उनका गला दबाने लगती है। उस रात उनके पति घर पर नहीं थे, अपना वही फोटोग्राफर काम कर रहे थे, कहीं बाहर शादी वादी में गए हुए थे। वो ऐसे घबराती हुई उठती है, कैसे कर छुड़ाती है अपनी सास से अपने गला और भागते हुए बाहर निकलती है, आंगन वाले एरिया में जाती है। ये सोचती है कि ये क्या था, मतलब मेरा गला क्यों दबा रही थी। लेकिन उस दिन के बाद से जो सास का बिहेवियर था ना, बहुत चेंज होने लगा। उसके बाद से बहुत चिड़चिड़ करना, बहुत अजीबोगरीब हरकतें करना, अचानक सोई हुई है चीख चिल्ला के उठ रही है, जैसा कि वो एबनॉर्मल हो गई है, वैसे हरकतें करने लगी। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो इनका मनोज जी का जो काम था,
वो भी धीरे 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 करके ठप पड़ने लगा। इनका जो इतने काम मिलता था इनका फोटोग्राफर का, लोग सामने से बुलाया करते थे, लगभग सबने इनका कैंसिल करना चालू कर दिया। मतलब इनको बिजनेस में लॉस होने लगा, इनके बिजनेस में पूरी तरह से लॉस होने लगा। ये सामने जाके बात कर रहे हैं तो भी लोग इनको नहीं दे रहे हैं काम, पूरी तरह से लॉस होने लगा। ये सब कुछ तो चलो ठीक ठाक चल रहा था, अभी भी इनको समझ में आया चलो हमारी किस्मत खराब चल रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इनके घर से अजीबोगरीब चीजें मिलने लगती है, जैसा कि इनके घर पे ऐसे फुटे हुए बहुत सारे अंडे, जैसे कि नॉनवेज इनके घर पे कोई यूज नहीं करता था, तो भी इनके घर पे ऐसे बहुत सारे बालों का गुच्छा जिसे किसी ने पोटली में बांध के रखा हो, ऐसा मिल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े नाखून किसी ने काट के पोटली में बांध के सिंदूर डाल के रखा हो। घर के किसी भी कोने से, किचन के किसी भी कोने से, कहीं से ये सारी चीजें मिलने लगी। ऐसी अजीब सी चिचड़ी हुई सी गुड़िया, ऐसी चीजें इनके घर से मिलने लगी। अभी भी ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, या हमारे घर पे ही क्यों सारी चीज़ें हो रही है। इनकी जो सास थी मनोज जी की यानी कि माँ, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि वो दुनिया छोड़ दी। इतनी तबीयत खराब हुई, अचानक से ठीक ठाक थी, ऐसी तबीयत खराब हो गई। और ये सब कुछ होते होते काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल का टाइम हो गया। और इस टाइम के दौरान इनके घर पे एक लड़का भी पैदा हो गया था मनोज जी का, जिसका नाम वंश था। मतलब कि अच्छा खासा फैमिली में बढ़ गए थे लोग, लेकिन इनके सिचुएशन फैमिली का बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। ये जो मनोज जी है ना, वो अचानक से ड्रिंक करने लगे, ड्रिंक करके घर पे आते थे, अजीबोगरीब हरकतें करते थे, चिल्लाते उलाते थे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगी इनके घर पे। ये सब कुछ तो मनोज जी की वाइफ बर्दाश्त कर रही थी, छोटा सा वो बच्चा वंश भी बर्दाश्त कर रहा था। सब कुछ बर्दाश्त करते करते अभी हो जाते हैं काफ़ी साल, यानी कि वंश अब 5 साल का हो गया था। अभी भी जो हालात है इनका घर का, वो सुधर नहीं रहा है। पूरी तरह से इनका काम वाम सब ठप पड़ गया है। रोज ये ड्रिंक करके आ रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। ये सब कुछ करते करते एक दिन क्या होता है, अचानक से वंश की जो बुआ की लड़की थी ना, यानी कि उसकी दीदी, वो घर पे आती है। घर पे दीदी। अब वंश, दीदी और ये जो मनोज जी की वाइफ है, ये तीनों आराम से अपनी ज़िंदगी में रहने लगते हैं। अब सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी दीदी, जिसकी वजह से अब एक दिन क्या होता है, रात का वक्त हो रहा होगा, रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पे अचानक से जो मनोज जी थे ना, वो चिल्लाते हुए घर पे आते हैं, बहुत ही जोर से बौखलाते हुए बोलते हैं, वंश की मम्मी का नाम लेते हुए, कहाँ है ये, जल्दी मेरे सामने आ। तो ये वंश की मम्मी जाती है सामने, तो वहाँ पे इतनी जोर से चिल्लाना चालू करते हैं, इतने स्पीड में, मतलब उनकी आवाज़ जो थी इतनी लाउड थी कि किसी का भी कान फट जाए, इतने जोर से चिल्लाने लगते हैं। और जैसा कि बहुत आक्रामक हो जाते हैं, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर सब उठा कर फेंकना चालू कर देते हैं, हर चीज़ उठा कर पटक रहे हैं। वंश और दीदी दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वंश बोलता है मम्मी को, मम्मी जल्दी से भागो। मम्मी और ये तीनों भाग के एक रूम में जाते हैं। इनका जो घर था ना, बहुत बड़ा था, 6 रूम थे और एक हॉल था। हॉल वाले एरिया में उसके पापा खड़े थे। भागते हुए जाते हैं और एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। वो पीछे दौड़ के आने की बहुत कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन सबको मार डालेंगे, ऐसी हरकत करते हैं। और अभी भी ये लोग अंदर रूम में खुद को लॉक कर दिए हैं और बाहर से चीखने चिल्लाने की बहुत लाउड आवाज़ आ रही है, जैसा कि उनकी ना आवाज़ में किसी ने बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा दिया। इतनी तेज़ आवाज़, जिसे कान ये लोग ना दबाए तो उनकी कान फट जाए, इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ थी वो। और सब कुछ करते करते पूरा सामान पटक रहे हैं, सब कुछ इधर उधर तहस नहस करके रख दिए। ये लोग दरवाज़ा अभी भी नहीं खोल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और अब इनके जो पड़ोसी वाले लोग थे ना, इनके घर पे लगभग आना कम कर दिए थे, लगभग बंदी कर दिए थे। उनको समझ में आ गया था शायद कि इनके घर पे जो चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ भूतिया ज़रूर है। लेकिन ये चीज़ ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज की रात ये लोग समझने वाले थे कि हमारे घर पे क्या हो रहा था। ये लोग आराम से वही छुपे हुए हैं, तभी अचानक से इनके दरवाजे में ठोकने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस रूम में ये लोग खुद को बंद किए थे, इनको लगता है कि शायद वो दरवाज़ा बजा रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा बजाते बजाते अचानक से वो आवाज़ जो थी ना, वो दरवाज़ा तोड़ने में बदल जाती है। जैसा कि वो बहुत ही भारी किसी चीज़ से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी टेबल ओबल है घर पे, सब कुछ वंश की मम्मी, वो और दीदी तीनों
साथ में ढकेल ढकेल कैसे, इतना छोटा है वो भी, तो भी कर करके दरवाजे के पास लगाते हैं कि दरवाजा वो ना तोड़ दे। अगर दरवाजा तोड़ देंगे तो शायद हम तीनों जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और वो नॉर्मल आक्रामक नहीं है, कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है। अब ये लोग समझ गए थे। जैसे तैसे करते करते पूरी रात का टाइम निकल जाता है, वैसे दरवाज़ा ठोकते रहते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं कि एक आंख तक इनकी बंद नहीं हुई, बैठे 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 कुछ ऐसा टाइम आता है जैसे इनको महसूस होता है शायद सुबह का टाइम हो गया है। अचानक से वो आवाज़ बंद हो जाती है। अब वंश की मम्मी बोलती है कि क्या करें, चले बाहर देखने के लिए कि अब वो क्या कर रहे हैं। वंश बोलता है रोते रोते, मम्मी लेकिन पापा तो ऐसा कुछ करेंगे, मार देंगे तो क्या करेंगे हम लोग। उसकी मम्मी बोलती है बेटा देखने तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मम्मी भी अलग घबराई हुई। दीदी बोलते कि हाँ मामी चलना पड़ेगा, मामा को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, देखना ज़रूरी है। ये जैसे तैसे करके जो टेबल वेबल लगाए थे वो हटाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते और बाहर जाते तो क्या पाते हैं कि जो मनोज जी हैं वो तो हॉल वाले एरिया में सोफा पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पूरे नॉर्मल, पूरी तरह से नॉर्मल। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये पूरी तरह से नॉर्मल कैसे हो गए। घबराते हुए ये लोग जाते हैं उनके पास। वो बोलते एकदम हंसते हुए बोलता, अरे कहाँ पे थे तुम लोग, मैं अभी आया तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग कोई कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा हो, इतना आवाज़ लगा रहा हूँ कोई नहीं सुन रहा है, तुम लोग कहीं चले गए थे क्या। तो वंश डरते हुए बोलता है कि पापा एक्चुअली हम ना ये दीदी के घर चले गए थे, यानी कि बुआ के घर चले गए थे और बुआ ने हमको वहीं पर रोक लिया था। तो मनोज जी बोलते अच्छा ऐसा है, वही मैं सोचूं कि मैं आया तुम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। अच्छा एक काम करो चाय वाय पिलाओ, थोड़ा सिर दुख रहा है, सुबह सुबह आया हूँ तो सिर दुख रहा है, बहुत रात भर काम वाम करके आया हूँ। अब मनोज जी की वाइफ जैसे ये सुनती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं और वंश भी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। जब ये बोल रहे मैं अभी आया हूँ तो जो रात में आया था, जो इतना भसड़ मचाया घर पे, वो कौन था। इनको कुछ भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जो मनोज जी की वाइफ थी यानी कि वंश की मम्मी, वो डरते हुए जाती है, चाय बना कर लाती है। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है और चाय वाय पीते हैं, मस्त बच्चों से अच्छे से बात बात करते हैं और बोलते हैं कि अब एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, रात भर काम किया हूँ। सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अब वंश की मम्मी समझ गई थी कि ये नॉर्मल मामला नहीं है, मुझे किसी न किसी से डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। ये क्या करती है कि अपने मायके खबर भिजवाती है, अपने मायके खबर भिजवाती है, अपने भाई को और अपनी माँ को बुलवाती है। अपने भाई और माँ को बुलवा के सारी बात बता देती है कि हमारे घर पे इतने साल से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब इनकी जो माँ थी यानी कि वंश की नानी, वो समझ जाती हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बोलती हैं कि हमको किसी ना किसी को दिखाना चाहिए। वो एक पंडित जी का एड्रेस बताती हैं, उनके बारे में बताती हैं, उनको खबर भिजवाई जाती है। पंडित जी थे जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। वो घर पे आते भी हैं, लेकिन वो थोड़े से अलग टाइप के पंडित जी थे जो लूटने टाइप के होते हैं। बहुत टाइम तक लिया, पैसे वैसे बहुत लूटा और बहुत झाड़ फूक भी किया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वैसी की वैसी ही थी। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि हमको किसी और को दिखाना चाहिए। किसी और को दिखाने के लिए एक और ये लोग तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा खबर तो जाती है आने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक बाबा इनके घर नहीं आ पाते हैं। इनके घर आने ही वाले होते हैं कि उनके घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है। इनके तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हमारे घर पे किसी की मृत्यु हो गई है, उनका भी टल गया। उसके बाद वंश की नानी ने डिसाइड करती है कि हमको एक बहुत ही अच्छी जगह पे है, उनको दिखाना पड़ेगा। वंश की जो नानी के गांव में ही एक आदमी रहा करते थे जिनके ऊपर माता आती थी। वो आदमी के पास इनको लेके जाया गया। इनको जो मनोज जी थे, इनको सब लोग लेके गए वहाँ पर टाइमिंग क्या था ना कि सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही माता उनके ऊपर आती थी, उसके बाद आती ही नहीं थी। तो वो जो भी देखना खुना करेंगे, लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती थी, उतने टाइम तक ही देखेंगे। तो क्या होता है कि इनका वहाँ पर लाइन वाइन लगाते हैं, ये लोग भी बैठते हैं। उसके बाद इनका नंबर आता है 7 बजने में कुछ टाइम पहले ही, यानी कि 15-20 मिनट पहले इनका नंबर आता है। वो जो आदमी थे वो देखते हैं, बोलते हैं कि इसके ऊपर
कुछ बहुत भारी है जिसकी वजह से तुम्हारे घर पे हवन पूजन करवाना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन कैसे क्या करना पड़ेगा, आप कब आओगे? वो बोलते हैं कि आऊँगा मैं, तुमको बता दिया जाएगा, और अभी मेरा टाइम ख़त्म होता है। वो अपना टाइम ख़त्म करते हैं, उसके बाद अब ये लोग वेट करने लगते हैं कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। अचानक से पता चलता है कि आने वाले हैं, किसी से खबर भिजवाते हैं कि मैं इतने तारीख को आने वाला हूँ। ये लोग वेट करने लगते हैं। वो पंडित जी जो थे आने से पहले, जो बाबा थे जिनके ऊपर माता रानी आती थी, आने से पहले खबर भिजवाते कि ये सामग्री चाहिए। तो वंश और उसके मामा मार्केट चले जाते हैं वो सामग्री लेने के लिए, पूजन उजन हवन का। और उसके बाद ये लोग जब घर आते हैं ना, तो देखते हैं कि झाड़ फूक पूरा चल रहा है। पूरे जो हमका आंगन वाला एरिया था, उस आंगन वाले एरिया में पूरा गोल सर्कल बनाया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी आकृति बनाई गई है और वहाँ पर हवन कुंड लगाया गया है। और जो उसके पापा हैं वो इतनी भयानक भयानक आवाज़ में चिल्ला रहे हैं जैसा कि अपना गला फाड़ देंगे चिल्ला चिल्ला के, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। सब लोग बिल्कुल, ये लोग वंश परेशान हो गए, डर गया, उसके मामा भी डर गए, इसके माँ भी डर गए। वो जो झाड़ फूक कर रहे थे बोलते हैं कि एक काम करिए, आप लोग घर से बाहर जाइए, यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले झाड़ फूक करूँगा, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। ये सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। कम से कम 3-4 घंटे तक झाड़ फूक होता है। उसके बाद जो उनके चिल्लाने की आवाज़ थी वो बंद हो जाती है। मनोज जी की आवाज़। हाँ, मनोज जी की आवाज़ चिल्लाने की बंद होती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं, देखते हैं कि वो बेहोश हो गए हैं। जो झाड़ फूक कर रहे थे बाबा जी, वो बोलते हैं कि अब मैं 3 दिन बाद आऊँगा, आपके घर 3 दिन बाद आऊँगा और एक और हवन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है, बहुत मेहरबानी हो गई, हाथ वाथ जोड़ते हैं। बाबा जी अपने हाथ चले जाते हैं। लेकिन 3 दिन बाद वो बाबा जी आते ही नहीं इनके घर पे। कैसे नहीं आते हैं? ये लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, सुबह से लेकर शाम का टाइम हो जाता है, बाबा जी घर पे ही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद खबर भिजवाई जाती है बाबा जी के यहाँ, तो क्या पता चलता है कि जो बाबा जी हैं वो अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे यहाँ पर हवन पूजन करने के लिए। अचानक से रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गए। ये समझ गए थे कि जो भी शक्ति है वो तो बहुत स्ट्रांग है। वो नहीं चाहती कि हम झाड़ फूक करके उसको मनोज जी के शरीर से बाहर निकालें। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे बाबा लोगों को बुलाने की कोशिश किया, बहुत सारे तांत्रिक लोगों को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन जो भी आने के लिए यहाँ पर होता था रेडी, वो इस दुनिया को छोड़ देता था। उन लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। मतलब वो इतनी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी थी कि वो घर से बाहर भी निकल रही थी। हाँ, मनोज जी के आसपास इर्द गिर्द के ही होना था ना इसको। हाँ, ये वहां से निकल के ऐसे लोग के पास भी पहुंच जा रही थी जो इनकी मदद करने जा रहे थे। हाँ, ऐसा करते करते और काफ़ी साल बीत जाते हैं, यानी कि आज से 8 साल पहले की बात होगी। इतने साल बीत जाते हैं, अभी वंश भी अच्छा खासा बड़ा हो गया था। जो एक्टिविटीज़ थी घर पे, वो जो बाबा ने झाड़ फूक किए थे ना, हवन किए थे, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन वापस से फिर एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। यानी ये घटना घटते घटते अब 2016 आ गया। हाँ, ऐसा। हाँ, इतना परेशान हो गए सब लोग, पूरे खानदान वाले, पूरे घर वाले लोग। ये लोग सोचते हैं हम करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते हैं काम करते हैं, हम घर चेंज कर देते हैं, घर चेंज कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके जितने रिश्तेदार थे वो सब लोग आते हैं, दूसरी जगह दूसरे मोहल्ले में घर बनाया जाता है, वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर रहने के लिए जाने के बाद भी इनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। जो इनकी ये एक्टिविटीज़ थी और बढ़ जाती है, जैसा कि कुछ उनके अंदर है जो चाहता नहीं उनके अंदर से बाहर निकलना। ये लोग बहुत परेशान है, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तभी किसी पहचान वाली आंटी ने, अंकल ने बताया, इनको पास में एक दरगाह था, वहाँ पर लेके जाओ। उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पर वो जाने के बाद और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनको कैसे कैसे कंट्रोल करके, इनके रिश्तेदार लोग भी गए हुए थे वहाँ पर, उनका बहुत झाड़ फुकरा होता है। जो कुछ जल वल बना के दिए थे पीने के लिए, वो दिया जाता है। उसके बाद जाके ये शांत होते हैं। शांत होते हैं तो वहाँ के बाबा ने क्या बताया कि इसके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शैतानी शक्ति है, जो कि एक फीमेल की आत्मा है। वो फीमेल की आत्मा भेजी गई है, वो नॉर्मल नहीं है, वो जिन है। जो फीमेल जिन होती है ना, जो एक प्रकार की जो आदमी के ऊपर आती है, वो छोड़ती नहीं है, वो जिन है। यानी कि शायद उसको शीला जिन बोलते हैं, उस टाइप ही कुछ है। तो क्या होता है कि ये लोग बोलते किसने भेजा, क्या है, तो बाबा जी बताते हैं कि आप
कहीं तो रहते थे जहाँ पर अभी नहीं रह रहे हो। ये बोलते हाँ हम एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। बोलते कि वहीं पर एक लड़की है, इतने इतने उम्र की है और ऐसी दिखती है, हुलिया बताते हो बोलते हैं, ऐसी दिखती है, उसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था बहुत साल पहले, यानी कि इनके शादी से भी पहले। और वो चाहती नहीं थी कि मनोज जी की शादी हो, वो इनसे अंदर ही अंदर प्यार करती थी। अच्छा, इस चक्कर में उसने इनके ऊपर काला जादू करा दी थी, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा वाले सीन के लिए। हाँ, अब ये लोग समझ जाते हैं कि बाबा जी किस लड़की की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनोज जी की शादी में खुश नहीं थी, सिर्फ वही एक लड़की थी जिसको सबने देखा था। अब ये लोग बाबा जी झाड़ फूक करवाते हैं, कोई ताबीज़ भी बना के दिए थे, लेकिन ये लोग घर पे आने लगते हैं। घर पे आने ही वाले हो तभी बाबा जी रोकते हैं, और रोकते हुए बोलते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि आपके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है जो अभी तक इनको ज़िंदा रखी है। ये लोग बोलते हैं कि हम समझ नहीं पाए कौन सी शक्ति है। बाबा वो बताते हैं ये ना बहुत एकदम पॉजिटिव एनर्जी है, जैसा कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके घर को प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं तो अभी तक मनोज जी की मृत्यु हो गई होती, या और मनोज जी की वाइफ की यानी कि आपकी मृत्यु हो गई होती, वंश की मृत्यु हो गई, सबकी पूरे खानदान की मृत्यु हो गई होती। वो एनर्जी बचा रही है। ये लोग को लगता है कि हम लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, कहीं हनुमान जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं हो सकता है आपके घर पे हनुमान जी ही हैं जो आप लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हनुमान जी नहीं होते तो शायद आप लोग बच नहीं पाते, और उम्मीद है कि आगे भी आपको हनुमान जी ही बचाएंगे। ये लोग घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद काफ़ी साल हो जाता, 2-3 साल हो जाता है, सब कुछ इनके घर पे सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। अब इनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी। तभी इनके घर पे इनके दादी की ना पहचान की थी, जिसको वंश भी दादी ही बोलता था, उनके घर पे आती है। वो इनके मनोज जी के बचपन की एक बात बताती है, बोलती है कि जो बाबा जी ने बोले थे एकदम सही बोले थे। जब मनोज छोटा था उस टाइम पे जो हमारे गांव में रहा करता था, गांव के लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कोई भी इसको उठा के लेके चला जाता था अपने साथ घुमाने खिलाने के लिए। एक औरत भी अपने साथ मार्केट लेके गई हुई थी। मार्केट से वो आ ही रही होती है, तभी उससे कोई बात करने लगता है, तो गोदी से मनोज को उतारती है और उस इंसान से बात करने लगती है। तभी मनोज अचानक से खेलते खेलते कुएं के पास जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरता है, उसके बाद वो चिल्लाने लगती है, सबको बुलाने लगती है, बचाओ बचाओ, बच्चा गिर गया कुएं में। अभी लोगों को बुलाने के लिए जाती है गाँव की तरफ। सब लोग आते हैं तो क्या पाते हैं कि मनोज तो बाहर खड़ा है, कुएं से बाहर खड़ा है, और उसके सिर्फ थोड़े बहुत खरोच आए हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, खेल रहा है कुछ पत्तियों से, घास वास से। खरोच आए हुए लेकिन हाँ, ये समझ नहीं पाते। उनको उस दिन समझ में आता है कि शायद दिव्य शक्ति है जो मनोज को प्रोटेक्ट कर रही है, और वही दिव्य शक्ति यानी कि हनुमान जी की शक्ति थी जो अभी तक उनको जिंदा रखी थी, उस नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने के लिए एनर्जी दे रही थी। और अभी तक वो ठीक ठाक है, अभी उनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं है। हनुमान जी अभी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी तो होंगे ही होंगे बिल्कुल, और साथ में इनके जो एंजल गार्डियंस बोलते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। हाँ, यानी इनका कोई ऐसा पूर्वज जो कि अब उस लेवल पर जा चुका है, दिव्य लेवल पर जा चुका है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। कई सारे केसेस में ऐसे मामले भी सामने आते हैं। और उनको प्रोटेक्शन की शक्ति कहाँ से मिलती है? अगर भाई कोई पूर्वज है किसी के परिवार का, और वो अगर एंजल गार्जियन बन गया है किसी का, तो उसके अंदर भी तो इतनी शक्ति आ रही है कि वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से लड़ पा रहा है, तो उसको शक्ति मिलती है फिर हनुमान जी से। तो इसलिए मैंने बोला कि हनुमान जी तो होंगे, लेकिन एंजल गार्जियन भी होगा। इस पूरी घटना की जानकारी हमको वंश के थ्रू ही डायरेक्टली मिली, तो हमने सोचे आप लोगों को बताएं, जिससे आप लोगों को एक सीख मिले कि जीवन में कैसी भी कठिनाई आ जाए, कैसी भी निगेटिविटी आ जाए, लेकिन अपना विश्वास भगवान के ऊपर बनाए रखना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि अगर कुछ गलत समय चल रहा है तो वो समय क्रॉस हो जाएगा और समय वापस से अच्छा शुरू होगा, जैसा इनके साथ हुआ है। हम यही प्रे करेंगे कि आगे भी सब कुछ इनके साथ ठीक ही रहे। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।